कहते हैं एक शांत सी दोपहर थी। आइजैक न्यूटन के एक पेड़ के नीचे बैठे थे, शायद कुछ सोच रहे थे। तभी एक सेब गिरा। एक बिल्कुल आम सी घटना है ना, रोज हजारों सेब गिरते होंगे। लेकिन उस एक सेब के गिरने ने न्यूटन के दिमाग में एक सवाल खड़ा कर दिया कि भाई ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। और क्या क्या यही वो ताकत है जो चांद को भी पृथ्वी के चारों ओर टिकाए रखती है। ये सवाल सुनने में तो बड़े सीधे लगते हैं, पर असल में यहीं से शुरू हुई एक ऐसी खोज की कहानी जिसने हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। आज हमारे पास विज्ञान की एक किताब से कुछ बुनियादी लेकिन बहुत ही दिलचस्प जानकारियां हैं और हम इसी रहस्यमयी ताकत यानी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन की गहराइयों में उतरने वाले हैं। सिर्फ सेब और चांद की बात नहीं, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि चीजों का वजन अलग अलग जगह पर क्यों बदल जाता है, और ये भी कि क्यों कुछ चीजें पानी में तैरती हैं और कुछ फट से डूब जाती हैं। बिल्कुल। और न्यूटन का कमाल यही था कि उन्होंने दो बिल्कुल अलग दिखने वाली घटनाओं को, मतलब एक सेब का नीचे गिरना और चांद का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, इन्हें एक ही धागे में पिरो दिया। उन्होंने ये पहचाना कि इन दोनों के पीछे वही एक अदृश्य खिंचाव काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। आज हम इसी बल के सार्वत्रिक नियम को थोड़ा और समझेंगे और देखेंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है, कई बार उन तरीकों से भी जिन पर शायद हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो चलिए शुरू करते हैं इस खिंचाव की कहानी से। ये गुरुत्वाकर्षण बल आखिर काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ धरती और सेब के बीच है या धरती और चांद के बीच ही है? नहीं नहीं, यही तो इसकी सबसे हैरान करने वाली बात है। ये सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल है। न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड की हर एक वस्तु, चाहे वो कितनी ही छोटी हो या कितनी ही बड़ी, वो हर दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसे ही उन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये नियम गणित के रूप में हमें बताता है कि ये खिंचाव आखिर कितना मजबूत होगा। ये कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, जिसे हम फोर्स F कहते हैं, वो उनके द्रव्यमानों, मान लीजिए एक का m और दूसरे का m है, तो ये बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अच्छा, ये तो कुछ समझ में आया। मतलब जितनी भारी वस्तुएं होंगी उतना ज्यादा खिंचाव होगा उनके बीच। बिल्कुल, भारी चीजें ज्यादा जोर से खींचेंगी, लेकिन इसमें दूरी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। हाँ, दूरी का तो होगा ही। पास होंगी तो ज्यादा, दूर होंगी तो कम। हाँ, लेकिन ये सिर्फ कम नहीं होता। नियम का दूसरा हिस्सा कहता है कि ये बल उन वस्तुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस d, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लगता है। आसान शब्दों में कैसे कहेंगे इसे? इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, ये आकर्षण बल बहुत तेजी से कम होता जाता है। सोचिए, अगर दो चीजों के बीच की दूरी को आप दुगना कर दें, मतलब 2 टाइम्स, हाँ। तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना कम हो जाएगा। 2 का वर्ग यानी 4। ओहो, 4 गुना कम। हाँ, और अगर दूरी 10 गुना बढ़ा दें तो बल 100 गुना कम हो जाएगा। 10 का वर्ग 100। अरे वाह! इसे ही व्युत्क्रम वर्ग नियम या इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। आप ऐसे सोच सकते हैं जैसे किसी बल्ब से आप दूर जाते हैं तो रोशनी तेजी से कम होती है ना? हाँ बिल्कुल। कुछ वैसा ही गुरुत्वाकर्षण के असर के साथ भी होता है। दूरी बढ़ने पर तेजी से घटता है। तो पास की चीजों का असर ज्यादा, दूर की चीजों का बहुत कम। अच्छा, तो फिर इसका पूरा फॉर्मूला क्या बना? गणित में कैसे लिखेंगे? हाँ, पूरा सूत्र बनता है F बराबर G गुणा M गुणा M, और इस पूरे को भाग देंगे D स्क्वायर से। F बराबर G M गुणा M D स्क्वायर। हाँ, यहाँ M और M दो वस्तुओं के द्रव्यमान है, D उनके बीच की दूरी है और F उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। और ये G क्या है? ये G एक खास नंबर है, एक स्थिरांक है। इसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मान बहुत ही छोटा होता है, लगभग 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। बाप रे, 10 की घात -11। ये तो बहुत ही छोटा मान है। हाँ, बहुत छोटा। हेनरी कैवेंडिश नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बड़े ही नाजुक प्रयोग करके इसका मान पता लगाया था। अच्छा, तो जी का मान इतना छोटा है, शायद इसीलिए हमें रोजमर्रा की चीजों के बीच ये खिंचाव महसूस ही नहीं होता। जैसे अभी मैं और ये मेरा माइक, हम एक दूसरे को खींच तो रहे होंगे इस नियम के हिसाब से,
पर हमें कुछ पता नहीं चलता। एकदम सही पकड़ा। जी का मान इतना कम है कि छोटी आम वस्तुओं के बीच जिनका द्रव्यमान m और m काफी कम होता है, उनके बीच लगने वाला बल F लगभग न के बराबर होता है। ये बल तभी असरदार होता है, तभी महत्वपूर्ण होता है, जब कम से कम एक वस्तु बहुत बहुत भारी हो, जैसे कोई ग्रह हो या कोई तारा। अच्छा, अब एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा से था। अगर न्यूटन का ये नियम कहता है कि धरती सेब को खींचती है, तो न्यूटन का तीसरा नियम भी तो है, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, एक्शन रिएक्शन वाला। वो भी तो लागू होना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि सेब भी धरती को उतने ही बल से खींच रहा होगा। तो फिर धरती क्यों नहीं खींची चली आती सेब की तरफ? हमें हमेशा सेब ही धरती की तरफ आता क्यों दिखता है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका जवाब न्यूटन के दूसरे नियम में छिपा है, F = ma वाला नियम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेब भी धरती को उतने ही बल F से खींचता है जितने बल से धरती सेब को। बल एकदम बराबर है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बल बराबर है। लेकिन न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? F = ma, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण के। या हम कह सकते हैं कि त्वरण एक्सेलरेशन a होता है बल F बटे द्रव्यमान m, a = Fm। अच्छा, तो बल F तो दोनों के लिए, धरती और सेब के लिए बराबर है, लेकिन द्रव्यमान m बहुत अलग है। यही है? हाँ, एग्जैक्टली। धरती का द्रव्यमान सेब की तुलना में आप सोच भी नहीं सकते, खरबों खरब गुना ज्यादा है। इसलिए जब वही बराबर बल F धरती पर लगता है तो उसका द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि उसमें पैदा होने वाला त्वरण A जो Fm है वो इतना कम होता है कि उसे मापना या महसूस करना लगभग नामुमकिन है। अच्छा। जबकि उतनी ही बल F सेब में, जिसका द्रव्यमान बहुत ही कम है, उसमें अच्छा खासा त्वरण पैदा होता है और वो हमें तेजी से धरती की ओर आता हुआ दिखता है। समझ गया। यही सेम लॉजिक धरती और चांद पर भी लागू होता है। दोनों एक दूसरे को बराबर बल से खींचते हैं, पर धरती इतनी भारी है कि वो चांद की तरफ खिंचती हुई महसूस नहीं होती, मतलब बहुत ही कम त्वरण होता है। वाह, मतलब नियम तो वही है, बस सारा खेल वजन का, द्रव्यमान का है। ये तो कमाल की बात है कि एक अकेले नियम ने कितनी सारी अलग अलग दिखने वाली चीजों को समझा दिया। ये नियम आखिर कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ? इसने किन किन पहेलियों को सुलझाया? अरे, ये तो विज्ञान के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक माना जाता है। इसने उन कई घटनाओं को एक साथ जोड़ दिया और समझाया जिन्हें पहले लोग बिल्कुल अलग और बिना किसी कनेक्शन के मानते थे। जैसे? पहला, जैसा हमने कहा, वो बल जो हमें और हर चीज को धरती से बांधे रखता है। हम सब हवा में क्यों नहीं तैरने लगते? इसका जवाब यही है। हाँ, ये तो है। दूसरा, चांद का पृथ्वी के चारों ओर लगातार चक्कर लगाना। न्यूटन ने समझाया कि चांद असल में लगातार धरती की तरफ गिर रहा है। गिर रहा है? हाँ, एक तरह से। लेकिन उसकी अपनी साइडवेज गति, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी, इतनी ज्यादा है कि वो धरती से टकराने की बजाय उसके चारों ओर एक ऑर्बिट में, एक कक्षा में घूमता रहता है। अच्छा, ये बात है। तीसरा, बिल्कुल इसी तरह सारे ग्रहों का सूरज के चारों ओर घूमना, ये भी सूरज के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ही है। और चौथा, एक और बड़ी चीज, समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा, टाइड्स। हाँ, ज्वार भाटा। ये मुख्य रूप से चांद और कुछ हद तक सूरज के भी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण पृथ्वी के समुद्र के पानी पर लगने वाले अलग अलग बल का नतीजा है। क्या बात है, मतलब एक ही चाबी से इतने सारे ताले खुल गए। अच्छा, अब इसी गिरने वाली बात से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है, फ्री फॉल, मुक्त पतन कहते हैं शायद हिंदी में। जब कोई चीज सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के असर में नीचे गिरती है, जैसे वो न्यूटन वाला सेब, तो तब क्या होता है? हाँ, मुक्त पतन या फ्री फॉल, जब कोई वस्तु केवल और केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है, मतलब हम ये मान लें कि कोई और बल, जैसे हवा का प्रतिरोध, एयर रेजिस्टेंस, नहीं लग रहा है। ठीक है, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण। हाँ, सिर्फ ग्रेविटी, तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। इस स्थिति में वस्तु सीधी नीचे की ओर गिरती है, उसकी दिशा नहीं बदलती, लेकिन उसका वेग, वेलोसिटी, लगातार बढ़ता जाता है। यानी उसमें त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है। वो हर गुजरते पल के साथ पहले से ज्यादा तेज गिर रही होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पैदा होने वाले इस खास त्वरण को
गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसे छोटे g से दिखाते हैं। पृथ्वी की सतह के पास इसका औसत मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है, 9.8 ms²। 9.8 ms², इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हर एक सेकंड जो गुजरता है, उस गिरने वाली वस्तु का वेग, उसकी स्पीड लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड और बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये स्पीड लगातार बढ़ती जाती है। हाँ, जब तक वो जमीन से टकरा ना जाए। अब सवाल ये है कि क्या इस g का मान हर जगह, हर वस्तु के लिए एक जैसा रहता है या ये भी बदलता है? नहीं, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। पहले तो ये समझें कि g का मान गिरने वाली वस्तु के अपने द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अच्छा। वस्तु के वजन पर नहीं। अगर हम पृथ्वी के लिए g का सूत्र देखें तो वो है g = g/m²। यहाँ g तो वही यूनिवर्सल कांस्टेंट है, m पृथ्वी का द्रव्यमान है और r पृथ्वी की त्रिज्या है। हाँ। आप ध्यान से देखिए, इस सूत्र में गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m कहीं भी नहीं है। अरे हाँ, ये तो है। इसमें तो सिर्फ पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या है। इसका मतलब कि अगर हवा ना हो, बिल्कुल वैक्यूम हो, तो एक भारी पत्थर और एक हल्का सा पंख, क्या वो एक ही रफ्तार से गिरेंगे, एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे? सिद्धांतिक रूप से बिल्कुल। यही तो वो मशहूर कहानी है जो गैलीलियो गैलीली से जोड़ी जाती है। कहते हैं उन्होंने पीसा की झुकी हुई मीनार से अलग अलग वजन की चीजें गिराकर ये दिखाया था कि वो एक साथ जमीन पर पहुंचती हैं, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण g दोनों के लिए एक जैसा है। ये उनके अपने द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता। लेकिन असल जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता। पत्थर हमेशा पंख से पहले नीचे गिरता है। ऐसा क्यों होता है फिर? ऐसा होता है हवा के प्रतिरोध के कारण, एयर रेजिस्टेंस, जिसे हमने फ्री फॉल की परिभाषा में थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर दिया था। अच्छा, हवा की वजह से? हाँ, असल दुनिया में हवा होती है और वो गिरती हुई चीजों पर ऊपर की ओर एक बल लगाती है, एक रुकावट डालती है। अब पंख या कागज जैसी हल्की और फैली हुई चीजों पर यह हवा का प्रतिरोध ज्यादा असर डालता है और उनके गिरने की गति को बहुत धीमा कर देता है। जबकि भारी और ठोस पत्थर पर हवा का असर बहुत कम होता है, इसीलिए वो तेजी से गिर जाता है। लेकिन अगर हम ये प्रयोग एक वैक्यूम चेंबर में करें, जहां से सारी हवा निकाल दी गई हो, हाँ, तो सच में एक पंख और एक पत्थर बिल्कुल एक साथ ही गिरेंगे। ये प्रयोग किया भी गया है, एक फेमस वीडियो भी है इसका। सच में? ये तो देखना पड़ेगा। वाकई कमाल का नजारा होगा। हाँ, ये दिखाता है कि गुरुत्वाकर्षण सभी वस्तुओं को उनके द्रव्यमान की परवाह किए बिना बिल्कुल समान रूप से त्वरित करता है। अच्छा, आपने अभी g का सूत्र बताया था, g = gmr²। इसमें पृथ्वी की त्रिज्या r आ रही है। क्या पृथ्वी की त्रिज्या हर जगह बिल्कुल बराबर है? मुझे लगता है शायद नहीं। पृथ्वी एकदम गोल तो नहीं है। सही कहा, पृथ्वी एकदम परफेक्ट गोला नहीं है। ये ध्रुवों पर, पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है और भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर थोड़ी सी उभरी हुई है, संतरे जैसी थोड़ी सी। हाँ, सुना है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के केंद्र से सतह की दूरी यानी त्रिज्या r ध्रुवों पर थोड़ी कम है और भूमध्य रेखा पर थोड़ी ज्यादा है। ठीक है। अब क्योंकि g के सूत्र में r नीचे है, डिनोमिनेटर में है, और उसका वर्ग भी है r², तो जहां r कम होगा यानी ध्रुवों पर, वहां g का मान थोड़ा सा ज्यादा होगा। अच्छा। और जहां r ज्यादा होगा यानी भूमध्य रेखा पर, वहां g का मान थोड़ा सा कम होगा। समझ गया। इसके अलावा जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाते हैं, मान लीजिए किसी ऊंचे पहाड़ पर, तो भी केंद्र से दूरी r बढ़ जाती है। हाँ, दूरी बढ़ेगी तो g का मान और कम होता जाता है। ओहो। तो मतलब g का मान फिक्स नहीं है, ये जगह के साथ बदलता है, ऊंचाई के साथ भी और पृथ्वी पर अलग अलग जगह भी। और इसी से जुड़ा है वो कंफ्यूजन जो अक्सर होता है द्रव्यमान यानी मास और भार यानी वेट के बीच। लोग अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर क्या ये वाकई अलग हैं? हाँ, भौतिकी की नजर में ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हालांकि आम बोलचाल में हम वजन शब्द कई बार दोनों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, जो ठीक नहीं है। देखिए, द्रव्यमान मास किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की कुल मात्रा का माप है, मैटर कितना है उसमें। ये एक तरह से वस्तु के जड़त्व, इनर्शिया का भी माप है, मतलब वो अपनी गति की अवस्था में बदलाव का कितना विरोध करती है। ठीक है। द्रव्यमान वस्तु का एक मौलिक गुण है, ये कभी नहीं बदलता,
चाहे आप उस वस्तु को धरती पर रखें, चांद पर ले जाएं या गहरे अंतरिक्ष में छोड़ दें, उसका मास उतना ही रहेगा। इसकी एसआई इकाई किलोग्राम या केजी है। ओके, द्रव्यमान नहीं बदलता, इकाई किलोग्राम। अब भार। दूसरी तरफ भार, वेट, वो बल है, वो फोर्स है जिससे कोई ग्रह जैसे पृथ्वी या कोई और खगोलीय पिंड उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। ये असल में उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही है। अच्छा, भार एक बल है। हाँ, बिल्कुल। और इसका मान वस्तु के द्रव्यमान m और उस जगह पर गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है, यानी भार W = m × g। समझ गया। तो क्योंकि g का मान जगह जगह बदलता है, जैसा हमने अभी बात की, हाँ, तो इसका मतलब वस्तु का भार भी जगह जगह बदलेगा, भले ही उसका द्रव्यमान m वही रहे। बिल्कुल। यही सबसे मुख्य अंतर है। द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार बदलता रहता है। और क्योंकि भार एक बल है, इसकी एसआई इकाई न्यूटन है, किलोग्राम नहीं। न्यूटन। जी। जब हम वजन तौलने वाली मशीन पर खड़े होते हैं, तो वो असल में हमारे ऊपर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल यानी हमारे भार W = mg को माप रही होती है। लेकिन अक्सर उसे किलोग्राम में दिखाने के लिए कैलिब्रेट किया जाता है। वो ये मानकर चलती है कि g का मान लगभग 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है और फिर वो भार को 9.8 से भाग करके द्रव्यमान kg जैसा दिखा देती है। ओहो, ये बात है, तभी वो किलोग्राम में दिखाता है, पर असल में वो भार माप रहा है। हाँ, असल में वो बल माप रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं चांद पर जाऊं जी, तो मेरा द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा जितने किलो का मैं यहाँ हूं, बिल्कुल। लेकिन मेरा भार, मेरा वजन हम्म कम हो जाएगा। हम्म कितना कम हो जाएगा? हाँ, काफी कम हो जाएगा, क्योंकि चांद का द्रव्यमान पृथ्वी से बहुत कम है और उसकी त्रिज्या भी पृथ्वी से कम है। इन दोनों का असर ये होता है कि चांद की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी के g का लगभग छठा हिस्सा ही है, मतलब करीब 16। सिर्फ 16? हाँ, इसलिए चांद पर आपका भार W = m × g मून, पृथ्वी पर आपके भार W = m × g अर्थ का केवल छठा हिस्सा रह जाएगा। अगर किसी का वजन मतलब भार धरती पर 600 न्यूटन है, तो चांद पर वो सिर्फ 100 न्यूटन महसूस करेगा। 600 से सीला 100? हाँ, हालांकि उसका द्रव्यमान मास दोनों जगह बराबर रहेगा। तभी वो एस्ट्रोनॉट्स चांद पर ऐसे उछलते कूदते हुए दिखते हैं, उनका वजन इतना कम हो जाता है। बिल्कुल, यही वजह है। ये तो गजब की बात है। वजन का घटना बढ़ना पूरी तरह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर है। लेकिन धरती पर ही अगर देखें, एक ही वजन या एक ही बल अलग अलग असर कैसे डाल सकता है? जैसे आपने कभी सोचा है, एक ऊंट रेगिस्तान की रेत में कितने आराम से चल लेता है, जबकि हमारा पैर तो धंस जाता है? हाँ। या फिर आर्मी के वो भारी भरकम टैंक होते हैं, वो बिना धंसे कैसे चल पाते हैं? और एक और चीज, चाकू की धार तेज क्यों होती है या कील नुकीली क्यों होती है? क्या इन सबका भी कोई वैज्ञानिक कारण है? हाँ, बिल्कुल है। इन सारे सवालों का जवाब हमें दो भौतिक अवधारणाओं से मिलता है। एक है प्रणोद और दूसरा है दाब। प्रणोद और दाब। हाँ, प्रणोद का मतलब है किसी सतह पर सीधा, लंबवत, परपेंडिकुलर लगने वाला कुल बल, टोटल फोर्स। जैसे जब आप जमीन पर खड़े होते हैं तो आपका पूरा भार, जो एक बल है, वो जमीन पर नीचे की ओर लगने वाला प्रणोद है। ठीक है, वजन ही प्रणोद है इस केस में। हाँ, और दाब यानी प्रेशर होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद, पर यूनिट एरिया पर कितना थ्रस्ट लग रहा है, यानी दाब बराबर प्रणोद क्षेत्रफल, प्रेशर = थ्रस्ट एरिया। इसकी एसआई इकाई पास्कल होती है, जो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर है। प्रणोद बटे क्षेत्रफल, एरिया, तो मतलब क्षेत्रफल का यहाँ बड़ा रोल है। बिल्कुल, यही चाबी है उन सवालों की। अब ऊंट वाले उदाहरण को देखिए। जब आप रेत पर खड़े होते हैं तो आपका पूरा वजन, प्रणोद, आपके पैरों के छोटे से संपर्क क्षेत्रफल पर लगता है। हाँ, पैरों का एरिया तो कम ही होता है। हाँ, तो क्षेत्रफल कम होने से दाब, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और पैर रेत में धंस जाते हैं। लेकिन ऊंट के पैर कैसे होते हैं? चौड़े और गद्देदार। हाँ, चौड़े होते हैं। इससे उसका जो वजन है वो कहीं ज्यादा बड़े क्षेत्रफल पर बढ़ जाता है। क्षेत्रफल ज्यादा होने से दाब कम हो जाता है और ऊंट बिना धंसे आसानी से चल पाता है। अच्छा,
तो ये क्षेत्रफल का कमाल है। यही बात फिर टैंक पर भी लागू होती होगी। हाँ बिल्कुल, टैंक बहुत भारी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो पहियों के बजाय एक चौड़ी सी चेन या ट्रैक पे चलते हैं। हाँ, वो चेन होती है। वो चेन जमीन के साथ संपर्क का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इससे जमीन पर लगने वाला दाब बहुत कम हो जाता है और टैंक मुश्किल जमीन पर भी आसानी से चल पाता है, धंसता नहीं है। समझ गया। और चाकू और कील? वह मामला ठीक उल्टा है। चाकू की धार या कील की नोक का क्षेत्रफल जानबूझकर बहुत ही कम, बहुत नुकीला रखा जाता है। हाँ, पतला सा होता है। इससे क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा भी बल लगाते हैं तो दाब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एरिया बहुत ही कम है। और इसी ज्यादा दाब की वजह से चाकू आसानी से काट पाता है या कील आसानी से किसी चीज में घुस जाती है। क्या बात है! मतलब बल कितना असर करेगा ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो कितनी जगह पर लग रहा है। ये तो बहुत काम की बात है। अच्छा, क्या तरल पदार्थ जैसे पानी या हवा, क्या ये भी दाब डालते हैं? हाँ बिल्कुल, तरल पदार्थ, लिक्विड्स और गैसेस, जिन्हें मिलाकर हम फ्लूइड कहते हैं, वो भी अपने भार के कारण दाब डालते हैं। किसी बर्तन में रखा पानी न केवल बर्तन की तली पर नीचे की ओर दाब डालता है, बल्कि वो बर्तन की दीवारों पर भी साइड में दाब डालता है। और जितना गहरा पानी होगा, मतलब जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी पानी की, उतना ही ज्यादा दाब होगा नीचे। अच्छा, गहराई के साथ दाब बढ़ता है। हाँ, और एक और मजेदार चीज होती है तरल पदार्थों में। क्या? जब हम पानी में जाते हैं तो हम खुद को हल्का महसूस करते हैं ना, या कोई चीज पानी में हल्की लगती है? हाँ हाँ बिल्कुल, कुएं से पानी खींचते समय बाल्टी जब तक पानी में रहती है हल्की लगती है, बाहर आती भारी हो जाती है। एग्जैक्टली। इसका राज है उत्प्लावन बल, अंग्रेजी में बॉयंट फोर्स या अप थ्रस्ट कहते हैं। जब भी किसी वस्तु को किसी तरल जैसे पानी में डुबोया जाता है, चाहे पूरा या थोड़ा सा, तो वो तरल उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक धक्का या बल लगाता है। इसी ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। अच्छा, पानी ऊपर की तरफ धक्का देता है। हाँ, ये बल वस्तु के भार, जो नीचे की ओर लगता है, का विरोध करता है, उसे कम करने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें वस्तु पानी के अंदर हल्की महसूस होती है। हवा भी थोड़ा उत्प्लावन बल लगाती है, पर वो पानी की तुलना में बहुत ही कम होता है, इसलिए हमें महसूस नहीं होता। तो क्या यही उत्प्लावन बल तय करता है कि कोई चीज पानी में तैरेगी या डूबेगी? जैसे लोहे की कील तो फट से डूब जाती है, लेकिन कॉर्क का टुकड़ा या प्लास्टिक की खाली बोतल तैरती रहती है। ऐसा क्यों? हाँ, ये फैसला मुख्य रूप से दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो उस वस्तु का घनत्व, डेंसिटी, और दूसरा उस तरल का घनत्व जिसमें उसे डुबोया जा रहा है। घनत्व, डेंसिटी, वो क्या होता है? घनत्व का मतलब होता है इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है, मतलब कितनी भारी है कोई चीज अपनी साइज के हिसाब से। इसका फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास बटे वॉल्यूम। अब नियम ये है, अगर वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से कम है, जैसे कॉर्क या प्लास्टिक का घनत्व पानी से कम होता है, तो वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके अपने भार से ज्यादा होगा। अच्छा, ऐसे में नेट बल ऊपर की ओर होगा और वस्तु तैरेगी। और अगर वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से ज्यादा है, जैसे लोहे की कील का घनत्व पानी से बहुत ज्यादा होता है, हाँ, तो वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से ज्यादा होगा। नेट बल नीचे की ओर होगा और वस्तु डूब जाएगी। लेकिन फिर लोहे का बना इतना भारी जहाज कैसे रह पाता है? लोहे का घनत्व तो पानी से ज्यादा है, उसे तो डूब जाना चाहिए था। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। यहाँ जहाज के डिजाइन का कमाल है। जहाज को इस तरह से बनाया जाता है कि उसका कुल आयतन, मतलब वॉल्यूम, बहुत बड़ा होता है और उसका बड़ा हिस्सा अंदर से खोखला होता है, जिसमें क्या भरी रहती है? हवा। हाँ, हवा। इससे जहाज का औसत घनत्व निकाला जाता है, यानी जहाज का कुल द्रव्यमान, लोहा प्लस अंदर का सामान प्लस हवा, बटे उसका कुल बाहरी आयतन। और ये औसत घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है। ओहो, औसत घनत्व कम हो जाता है। हाँ, और जब औसत घनत्व पानी से कम हो गया तो नतीजा क्या होगा? जहाज तैरने लगता है। अगर आप उतनी ही लोहे को एक ठोस गोले या चादर के रूप में पानी में डालेंगे तो वो फौरन डूब जाएगा, क्योंकि तब उसका घनत्व पानी से ज्यादा होगा। डिजाइन और औसत घनत्व का खेल है, कमाल है। और इसी उत्प्लावन बल से जुड़ा हुआ है
आर्किमिडीज का वो मशहूर सिद्धांत, वो यूरेका वाली कहानी भी तो शायद इसी से जुड़ी है। बिल्कुल। महान यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने ही ये पता लगाया था कि ये जो उत्प्लावन बल लगता है ये आखिर होता कितना है, इसकी मात्रा कितनी होती है। हाँ। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल हाँ। उस वस्तु द्वारा हटाए गए डिस्प्लेस्ड तरल के भार के बराबर होता है। वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर। अच्छा। हाँ, मतलब वस्तु जितनी जगह घेरती है पानी में, उतने पानी का जो वजन होगा, ठीक उतना ही उत्प्लावन बल उस वस्तु पर ऊपर की ओर लगेगा। कहानी तो यही है कि आर्किमिडीज को ये सिद्धांत नहाते समय बाथटब में सूझा था। नहाते समय? हाँ। जैसे ही वो टब में घुसे, उन्होंने देखा कि पानी का स्तर ऊपर उठा और कुछ पानी बाहर गिर गया। उन्हें तुरंत ये ख्याल आया कि उनके शरीर ने जितना पानी हटाया है, उसी पानी का वजन ही वो उत्प्लावन बल है जो उन्हें टब में हल्का महसूस करा रहा है। क्या बात है। कहते हैं वो इस खोज से इतने ज्यादा उत्साहित हुए कि यूरेका यूरेका, जिसका मतलब होता है मैंने पा लिया, मुझे मिल गया, चिल्लाते हुए बिना कपड़ों के ही सड़कों पर दौड़ पड़े थे। हाँ, वाकई क्या कहानी है विज्ञान के पीछे। हाँ, और कहते हैं इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके उन्होंने राजा के सुनार की बेईमानी भी पकड़ी थी, ये पता लगाकर कि राजा का मुकुट शुद्ध सोने का बना है या उसमें कोई मिलावट है। अच्छा, वो भी इसी से। कमाल है। और आज इस सिद्धांत के क्या उपयोग हैं? अरे इसके तो अनगिनत उपयोग हैं आज भी। बड़े बड़े जहाजों और पनडुब्बियों, सबमरीन्स का डिजाइन पूरी तरह इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसी से पता चलता है कि कोई जहाज कितना भार लेकर सुरक्षित रूप से तैर सकता है, या पनडुब्बी कैसे पानी के अंदर जाती है या सतह पर आती है। दूध की शुद्धता मापने वाला एक यंत्र आता है, लैक्टोमीटर। हाँ, लैक्टोमीटर। वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि शुद्ध दूध का घनत्व अलग होता है और पानी मिले दूध का अलग, तो लैक्टोमीटर उसमें अलग अलग गहराई तक डूबता है, जिससे शुद्धता पता चल जाती है। इसी तरह तरल पदार्थों का घनत्व मापने वाले हाइड्रोमीटर भी आर्किमिडीज के सिद्धांत का ही इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है। मतलब ये सिद्धांत आज भी बहुत काम का है। हाँ। तो आज हमने कहाँ से शुरू किया था? एक सेब के गिरने से। हाँ। और कहाँ तक पहुंच गए? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम तक। ये वही बल है जो हमें जमीन पर टिकाए रखता है और ग्रहों को सूरज के चारों ओर घुमाता रहता है। हाँ, और हमने द्रव्यमान और भार के बीच का वो अहम फर्क समझा, जाना कि क्यों चांद पर हमारा वजन कम हो जाता है लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहता है। फिर हमने देखा कि कैसे प्रणोद और दाब के सिद्धांत ये तय करते हैं कि ऊंट रेत पर क्यों चल पाता है और कील आसानी से क्यों घुस जाती है। और अंत में उत्प्लावन बल और आर्किमिडीज के सिद्धांत ने ये राज खोला कि चीजें तैरती या डूबती क्यों हैं और वो विशाल जहाज कैसे पानी पर टिके रहते हैं। आर्किमिडीज का वो यूरेका वाला पल हमें याद दिलाता है कि कैसे रोजमर्रा की साधारण सी दिखने वाली घटनाओं में ही कितने गहरे वैज्ञानिक राज छिपे हो सकते हैं। बस जरूरत है ध्यान से देखने और सवाल पूछने की। बिल्कुल, ये सारी बातचीत यही दिखाती है कि भौतिकी के नियम हमारे चारों ओर हर पल काम कर रहे हैं, चाहे हम उन पर ध्यान दें या ना दें। गुरुत्वाकर्षण वैसे तो बहुत कमजोर बल लगता है हमें आम चीजों के बीच, लेकिन जब बात ग्रहों, तारों और गैलेक्सी जैसे विशाल पिंडों की आती है तो यही बल पूरे ब्रह्मांड की संरचना और उसकी गति को नियंत्रित करता है। तो आज की इस दिलचस्प चर्चा के बाद एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। सवाल ये है कि अगर गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड की हर चीज को एक दूसरे की ओर खींच रहा है, जैसा न्यूटन ने बताया, तो फिर आजकल खगोलविद ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, और वो भी तेज रफ्तार से? ऐसा क्यों? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। क्या कोई और अनदेखी कोई रहस्यमयी शक्ति या ऊर्जा है, शायद डार्क एनर्जी जैसा कुछ, जो गुरुत्वाकर्षण के ठीक विपरीत काम कर रही है और हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।